जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी की तानाशाही का पतन हुआ था और संयुक्त किसान मोर्चे के इस आंदोलन से नरेंद्र मोदी की तानाशाही का पतन होगा। ये जो आपका एक किस्म का ऐलान है, उस ऐलान के साथ देश भर का किसान, मजदूर और जनतंत्र प्रेमी लोग सब खड़े हैं। अब मैं डॉक्टर दर्शन पाल जी से आग्रह करूंगा, आपको मालूम है कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी रीढ़ जो है वो पंजाब है, पंजाब की 32 बंदियां हैं। आपको ये भी मालूम है कि जितने समय से यहाँ आंदोलन चल रहा है 211 दिन से उतने ही दिन पहले से हरियाणा जो है पंजाब के अंदर पहले से भी आंदोलन चल रहा था। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर दर्शन पाल जी से कि वो 10 मिनट के अंदर आज पूरे देश के किसानों को जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोगों को संबोधित करेंगे। डॉक्टर दर्शन पाल। साथियों, जैसे पता है आपको कि आज से 46 साल पहले इंदिरा गांधी के शासनकाल में आज के दिन इमरजेंसी लगी थी और संयुक्त किसान मोर्चा ने जब ही इसके 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं उस समय तय किया है कि 26 को गवर्नर्स के द्वारा हमने एक पत्र, रोष पत्र जो है ये राष्ट्रपति को भेजना है। ये कोइंसिडेंट है कि संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर है, दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर किसान हैं और किसानों की तरफ नजरें हैं पूरे देश के लोगों की। और ये संयुक्त किसान मोर्चा जिसकी शुरुआत किसानों के आंदोलन, जिसकी लीडरशिप, जिसकी शुरुआत ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए शुरू हुई और जिसने पूरे देश में आह्वान किया किसानों को कि आओ पूरे देश में ये 3 कानून हैं, इन 3 कानून के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की जाए। और 3 कानून के खिलाफ लड़ाई के लिए जो आह्वान किया था ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, उसका मेन कॉल था कि बीजेपी और उसके एलाइड फोर्स जो एनडीए में है उनका सोशल बाइकआउट करो, उन्हें कोई प्रोग्राम ना करने दो, क्योंकि उन्होंने ये 3 ऑर्डिनेंस जारी किए थे। 1 साल से ज्यादा समय बीत गया है उन ऑर्डिनेंसेस को आए हुए, वो कानून की शक्ल भी अख्तियार कर गए हैं। और इसके बाद ही लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जब ये ऑर्डिनेंस आए से तब से ही आंदोलन भी चल रहा है और आंदोलन पूरे देश के किसानों ने एक साथ शुरू किया था। लेकिन पंजाब के किसानों के एक हाथ में आई या जिम्मेदारी आई कि वो दिल्ली के पास भी हैं और पंजाब के किसानों ने ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की लीडरशिप में जो रोल अदा किया और जो अल्टीमेटली संयुक्त किसान मोर्चा बना, उस रोल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो किया और किसान जो है 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आके बैठ गए। आज जो परिस्थितियां बना दी थी मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में, जिस तरह से हम लोग इंतजार करेंगे, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। किरण विसा जी हमारे साथ में हैं हैदराबाद से। किरण विसा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें और जब भी डॉक्टर दर्शन पाल जी जुड़ेंगे तो हम उनकी पूरी बात को हम सुनेंगे और उसके बाद में डॉक्टर अशोक तवले जी की बात रखेंगे। किरण विसा जी। सबको नमस्कार। सुनीलम जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। आप अंग्रेजी में बोल दीजिए और उसके बाद में बहुत छोटा सा हिंदी में खुद ही कर दीजिएगा ताकि, है ना? ठीक है, ठीक है। वो कुल मिला के दोनों 10 मिनट में कर दीजिए तो अच्छा है। ओके ओके, ठीक है। या so good morning to everybody who is watching on the Facebook Live and other mediums. Tomorrow is once again a very important day in this whole farmers agitation that's going on across the country. I am speaking from Hyderabad. This program is happening in Telangana, in Andhra Pradesh, in Tamil Nadu, in Karnataka, in all the states of Kerala, all the states of South India, as well as East India, West India, North India, everywhere. And this is not only happening in the state capitals, but also at the district levels and at the taluka levels across the country. What we are trying to do, what the farmers organizations are trying to do, is to wake up the Modi government.
As we know, the Modi government has been basically sleeping, neglecting all its duties, whether it's the whole coronavirus crisis, due to which lakhs of people have lost their lives across the country, or the whole farmers' agitation. So the need of the hour for the entire country, for all the citizens of the country, is to actually give a wake-up call to the Modi government. The farmers movement has been trying to do this in many ways. We did the January 26th marches, tractor marches across the country. We did various programs. We have done Rasta Rokos. We have done Black Flag events, which were done in villages across the country. Tomorrow, we are asking the governors in each state to actually go and wake up the central government and let them do their duty towards the farmers of the country. And this is the Chalo Raj Bhavan call, and we hope that not only farmers organizations, but citizens organizations and citizens groups and people across the country also participate in this action, because this is not only about the farmers' demands, which of course are paramount, but it's also about saving the democracy in the country. As we know, the farmers organization, the farmers movement in the last 7 months has once again exposed the fundamentally undemocratic nature of the Modi government. And this is happening in many ways. Firstly, just the way that these laws were brought in the form of ordinances at the peak of the corona lockdown last year, in the beginning of June, fundamentally because the government thought that if we bring this in the middle of the lockdown, the farmers organizations cannot protest. There won't be much resistance in the parliament also, therefore we can take them through. But they were proved wrong. The farmers of the country have actually said that whatever be the difficulties that we are facing, we are keen on saving democracy in the country. That's why they came onto the roads in June itself last year, and in July, and in August there were protests across the country. Still in September, they passed these laws without any proper debate in the parliament. That is the first blow against democracy which the farmers movement has exposed. Secondly, now when the farmers agitation is happening across the country and especially at the Delhi borders, we are seeing that the government, whether it's the Haryana state government, whether it's the UP state government, whether it's the central government, or using the Delhi police, they are basically fundamentally trying to sabotage the movement. And we are seeing that the farmers movement is once again trying to save the democracy. In Haryana, when they arrested the farmers karyakartas, all the farmers leaders and the farmers across that region actually landed up at that police station and started doing a dharna at the police station itself, pitching a tent there. So the farmers are saying that wherever you are trying to suppress us through undemocratic means, we are going to resist through democratic means, and we have the right to protest anywhere, whether it is in the at the police station, at the police chowk, or on the highways, anywhere, or in the front of the Raj Bhavans. We have a right to protest, and we will continue to protest. We won't let this kind of suppression happen. That's the second way that the government is trying to suppress democracy. And the third and very important thing which all of us have to recognize is that instead of hearing the voice of the people, the government is being run by corporates. And this is the reason why even 7 months after the agitation began, the government has still not agreed to repeal these laws. We know that the farmers movement has already achieved many successes. These 3 laws have been in suspension due to the Supreme Court's intervention for the last 6 months. And the government has already agreed to a couple of the demands of the farmers movement, but they are still not agreeing to repeal the laws, basically because on the one hand, they know that the farmers across the country are opposing these laws, but on the other hand, they know that the Adanis and Ambanis want these laws to continue. So the challenge before Indian democracy is, will Adanis and Ambanis win, or the farmers of the country win? And until now, it is clear that the central government is taking the side of the Adanis and Ambanis and Walmarts and Amazons, who want to take over the agribusiness sector in the country and take over agriculture itself and take over the lands of the farmers also. So the third challenge of the Indian democracy is that we have to make sure that based on the people's voice,
based on the people's demands, the laws and policies are made in this country, and not based on what the corporates want. So that is why this is a important struggle for all the sections of the country, whether it's workers, whether it's students, whether it's women, whether it's Adivasis, all sections of the society. This is an important thing because we need to re-establish democracy in the country. That is why tomorrow is an important day. As we know, emergency was declared on this day 46 years ago. Now in the country, we have an undeclared emergency. Therefore, the same kind of fight which happened against the emergency through the JP movement, through the various sections of the society coming together in 1975, the same kind of struggle needs to happen across the country in all states, at all levels, right down until the village level. At this time also, where there's an undeclared emergency, where there's attack on democracy, with the farmers movement is already exposed in these 3 ways that I talked about. That's the reason why tomorrow is important. We're giving a call for every section of the society and all the farmers of the country also, that the struggle of the farmers at the Delhi borders and the sacrifice of the 500 plus farmers should not go in vain. Therefore, everybody needs to come onto the roads to make this happen. So that's our message, and we just want to strongly convey that all the states of the country are also participating, including South Indian states. And इसी का थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद कर देता हूं. मैं सिर्फ 3 बातें कह रहा हूं. आज जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, ये तो अभी हासिल कर चुकी है कुछ जीतें. जैसे ये 3 कानून, काले कानून तो सस्पेंड हो चुके हैं, और देश भर में किसान अभी भी प्रकट कर चुके हैं कि ये 3 काले कानून हमें नहीं चाहिए और एमएसपी का कानून चाहिए. तो किसान का मत तो पूरे देश में गांव-गांव में प्रकट हो चुका है, और देश के सभी वर्गों के लोग भी ये मान चुके हैं कि ये 3 काले कानून कॉर्पोरेट के लिए हैं, किसान के हित में नहीं है. फिर भी सरकार इसको रिपील करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है. मैं कह रहा हूं ये डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है. इसीलिए देश के सभी वर्ग के लोग ये आंदोलन को समर्थन में और ज्यादा मजबूती से आने की जरूरत है. कल के प्रोग्राम में भी शामिल होने की जरूरत है. कल हमारे देश में डेमोक्रेसी के बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं. आज तो ये 3 काले कानून वापस लेने के लिए इसलिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो अदानी और अंबानी हैं जो ये काले कानून चाहते हैं, पूरे कॉर्पोरेट एग्री बिजनेस के लोग हैं, और एक तरफ देश के सभी किसान हैं, करोड़ों किसान हैं. और डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो किसानों का वॉइस जो है उसको जीत प्राप्ति होने की जरूरत है, ना कि अंबानी और अदानी को. ये हमारे सामने चुनौती है, और ये डेमोक्रेसी का ये भी चुनौती है कि ये जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसके ऊपर जो दमन हो रहा है, इसके खिलाफ भी लड़ाई हमें करनी चाहिए. जैसे इमरजेंसी के खिलाफ सभी वर्गों के लोग मिलके डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, ऐसे ही लड़ाई की जरूरत अभी है देश के सामने. इसलिए कल का प्रोग्राम को सक्सेस करने की जरूरत है, और ये आंदोलन को भी सक्सेस करने की जरूरत है. शुक्रिया. जिंदाबाद. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत काम आसान कर दिया. अभी आप देख चुके हैं कि हम लोग करीब 10 से ज्यादा राज्यों के जो हमारे किसान नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका संचालन कर रहे हैं, उनकी बात हमने सुनी. अब डॉक्टर दर्शन पाल जी जुड़ गए हैं फिर से. मैं उनसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर दर्शन पाल जी से कि आप कंटिन्यू कीजिए. डॉक्टर दर्शन पाल जी. नहीं, लक्ष्य नीलम जी, मेरा यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, फिर गड़बड़ हो जाएगी. कोई बात नहीं, अभी बोलिए. जहां तक जब तक बोलेंगे. अभी इसके बाद डॉक्टर अशोक तहलू जी बोल रहे हैं, फिर आप आइएगा एक बार, क्या दिक्कत है? तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पंजाब के किसानों की खुशकिस्मती है कि उस AIKSCC के द्वारा जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसको पंजाब के 32 के करीब संगठनों ने जोर शोर से इम्प्लीमेंट किया, और फाइनली ये देश के तमाम जितने भी बड़े बड़े किसानों के केंद्र बने हुए थे, AIKSCC, महासंघ और टिकैत जी का संगठन मिलके एक बड़ा महा आंदोलन बन गया, महासंघों का महा आंदोलन बन गया, और जिसको लेकर नवंबर 26 को दिल्ली आने में हम दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठ गए. और ये मैं कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन
अपने आप में जो 3 कानून के खिलाफ लड़ा जा रहा है, ये 3 कानून एक्चुअली कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई का एक शुरुआत था। और कारपोरेट जो है ये देश में खेती में पूंजी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, साम्राज्यवादी कंपनियां हैं, उसकी घुसपैठ के खिलाफ है। तो ये कहना ये चाहते हैं कि ये बड़े कंपनियों और उनके दलाल जो केंद्र सरकार में राज्य सत्ता के ऊपर हैं, वो मोदी जी हैं या उसकी कैबिनेट है या उसकी पार्टी है। एक तरह से ये आंदोलन एक तरफ कारपोरेट्स के खिलाफ और दूसरी तरफ उनके दलालों जो अपनी तरफ से एक बहुत ही केंद्रीकृत तानाशाही लाना चाहते थे या चाहते हैं, उनकी उस तानाशाही के खिलाफ भी हो गया है। क्योंकि इस आंदोलन ने उनके द्वारा जितनी भी कोशिशें की गई जा रही थी या की जा रही हैं, उनको एक तरह से रोक दिया है। उन्होंने देश में कम्युनलिज्म का पत्ता खेलने की कोशिश की, इस आंदोलन ने उसको रोका। इस आंदोलन ने किसानों का भाईचारा स्थापित किया। इस आंदोलन ने किसानों और आम जनता की एकजुटता बनाई। इस आंदोलन ने एक बार पूरे देश में किसानों के मुद्दों को तो फोकस किया ही, साथ इस चीज को भी फोकस किया कि मोदी जी या केंद्र सरकार जो 3 कानूनों के रूप में हमारे प्रांतों या स्टेट्स के राइट्स के ऊपर छापा मारने जाती थी, उसको भी इसने रोका। और इस तरह ये लड़ाई एक तरह की केंद्रीकृत राज और फेडरलिज्म की लड़ाई, सेकुलर सोच और कम्युनल सोच की लड़ाई, केंद्रीकृत राज लाने की और डिसेंट्रलाइज पावर्स देने की लड़ाई में भी अपने आप में कन्वर्ट हुई है ये लड़ाई। तो उस प्रसंग में किसान आंदोलन को मजबूत करना, किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाना, किसान आंदोलन को विशाल करना और तीव्र करना, ये केवल किसानों की जरूरत नहीं, पूरे देश के लोगों की जरूरत है। इसलिए पूरे देश के ही नहीं, मैं तो सोचता हूं कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर देश भर के लोग इकट्ठे होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक तरह से अपने आप में उदाहरण रहेगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आंदोलन में जैसे ही शुरू से हमने बीजेपी और उसके एनडीए के एलाइज को पनिश करने का कॉल दिया था और बंगाल में पनिश बीजेपी डिफीट बीजेपी का कॉल दिया था, उसी तरह से हमने बहुत जोर शोर से पंजाब और हरियाणा में और साथ दूसरे राज्यों में भी पनिश बीजेपी, आइसोलेट बीजेपी, इसका नारा देते हुए पंजाब और हरियाणा में बुरी तरह से बीजेपी को उखेड़ा है। और आने वाले दिनों में जैसे ही एसकेएम ने तय किया है कि हम यूपी उत्तराखंड मिशन 2U, जिसके अधीन हम यूपी और उत्तराखंड में अभी ऐलान करने जा रहे हैं जल्दी ही कि यूपी और उत्तराखंड का आंदोलन भी जैसे पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, उसी तरह में ग्राउंड में बीजेपी और उसके अलाइड जो फोर्सेस हैं उसको आइसोलेट करेगा। और अल्टीमेटली ये यूपी का आंदोलन जहां एक तरफ वर्टिकली ये जाके 2022 में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को एक करारी चोट लगाएगा, हार देगा, दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टली ये यूपी से आंदोलन आगे बढ़ता हुआ यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान राज्यों से आंदोलन बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश होता हुआ ये उत्तर में ईस्ट में जाएगा और दक्षिण में जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए, और ये आंदोलन जो है पूरे देश व्यापी जनता का आंदोलन बनेगा। और जल्दी ही जैसे हनंदा ने कहा है कि उस समय जेपी के आंदोलन में लास्ट कील ठोका था उस समय इंदिरा गांधी के उस फाशीवादी राज्य में, उसी तरह ये किसान आंदोलन अल्टीमेटली इस फाशीवादी राज की मौत का कारण बनेगा। और दूसरी तरफ ये किसानों, मजदूरों, मेहनत का जनता की एकजुटता बनाते हुए पूरे देश के लोगों को जानवाद की रक्षा करते हुए जानवाद को और मजबूत करने के आंदोलन के रूप में भी ये किसानों का आंदोलन अपने आप में अपनी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर दर्शनपाल जी, आपने स्पष्ट तौर पर पूरा रोड मैप देश के सामने रख दिया
और मुझे लगता है कि पूरा देश का किसान और उसके जो समर्थक हैं वो इस रोड मैप को जानना भी चाहते थे, क्योंकि कानून के बारे में तो इतना बोला जा चुका है और इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसे कानून बने हों आजादी के 74 साल के अंदर जिसके बारे में इतनी चर्चा इतने सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर की हो, या किसानों के बीच में या संबंधित समूहों के बीच में की है। तो इस तरीके से आज एक बड़ा एक आपके सामने पूरा उन्होंने खुलासा किया है कि पंजाब से कैसे शुरू हुआ, यह कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से बात आगे बढ़ी।